हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली थ्योरी का जो है चैप्टर है। इसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हम अकाउंटिंग करते कैसे हैं या कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर हमारी अकाउंटिंग जो है बेस्ड है, या कौन से ऐसे कन्वेंशन है जिनको एक प्रैक्टिस के थ्रू आउट ये मान लिया है कि ये जो है ऐसे ही ट्रेंड चलेगा। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इनकी जो है इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, क्यों हमें इनकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले ये होता है कि कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो सबके अलग अलग रूल होते हैं या रेगुलेशन होते हैं। तो उन सब चीजों में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि उनमें एक रूपता हो, कि उन सब चीजों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है हम ड्रा कर सके, तो इसके लिए ICAI जो चार्टेड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया है उसने कुछ जो है प्रिंसिपल बनाए हैं, कुछ कंसेप्ट बनाए हैं, कन्वेंशन बनाए हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अब इसको हम दो चीजों में बांटते हैं। सबसे पहले ये बात आती है कि हमें इनकी वही इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगी कि किसी बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उन चीजों की रिलेटिविटी है, वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो है गैप बोलते हैं उसको, GAAP जो गैप है वो बनाए गए हैं। गैप क्या होता है? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब सब लोगों ने, बिजनेस करने वाले या सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, उन्होंने उन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम इसको दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारे पास आता है कि कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट। कंसेप्ट मीन्स कि वो सब जो है सब बिजनेस या सब कंपनियां उनको फॉलो करेंगी, मीन्स उनके ऊपर जो है हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बेस होंगे। दूसरा हमारे पास आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है कि जब लंबे समय से एक चीज चली आ रही होती है तो हम उनको मान लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा। जैसे कि आप कोई भी दो इंडस्ट्री ले लीजिए, कि अगर हमें उनकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो अगर एक डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड लेती है और दूसरी जो है रिटर्न डाउन लेती है तो दोनों का कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो है उन दोनों जो एक जैसी कंपनियां हैं वो आपस में दोनों ये प्रैक्टिस फॉलो करती हैं कि या तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन राइट डाउन करेंगे या रिटर्न डाउन से। तो कन्वेंशन ये होता है कि हम उन चीजों को मान लेते हैं क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में डे टू डे आ गई है वो चीजें। तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमें अपना बिजनेस का जो है ट्रेंड देखना पड़ेगा, बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उनको स्टडी करना पड़ेगा। अगर डे टू डे आपको फर्दर लगे कि इन सब चीजों में चेंज किया जा सकता है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आपको दो कंसेप्ट दे देगा, या कंसेप्ट में और कन्वेंशन में आपको डिफरेंस पूछ लेगा। कि कंसेप्ट तो ये होता है कि जो जिसके ऊपर हमारी अकाउंटिंग बेस ही होती ही है, मतलब उनको तो फॉलो करना ही है आपको, कि उनके बिना हमारी अकाउंटिंग हो नहीं सकती। कन्वेंशन क्या होता है कि जैसे एक अकाउंटेंट जो होते हैं वो सब मिलके ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही प्रैक्टिस के हिसाब से होना चाहिए। तो आपसे कोई भी दो कंसेप्ट दे देगा या कोई भी एक दो कंसेप्ट दे देगा, उसके बारे में आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि इसको डिस्क्राइब करो। तो आपको उस हिसाब से इस चैप्टर को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग जो है कंसेप्ट की बात आते हैं। ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो है 3 बेसिक कंसेप्ट बताए हैं कि वो सबसे पहले क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है अक्रूवल कंसेप्ट। तो मेन जो है पहले वो 3 बताए हैं, फिर उसके बाद ये जो है 10 तक है, किसी में 11 भी है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, वो क्या होता है? गोइंग कंसर्न मतलब ये होता है कि हम जो बिजनेस करते हैं वो हम एक दिन के या एक साल के लिए नहीं करते। हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है आगे जाएगा और वो डे टू डे आगे जो है ग्रोथ करेगा। उसी का जैसे एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज हमारे पास जो है स्टॉक बचता है में, तो हमारे पास आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन सब की स्टडी की थी। तो हमारे जो बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक बनता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो अगर हमें ये हो कि हमें बिजनेस अपना बंद करना है तो हम कोई क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे ही नहीं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं, क्योंकि हमें जो इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं उस पर हम इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। वो इंटरेस्ट जो है आपका 1 साल 2 साल, या इन्वेस्टमेंट की पेमेंट करते हैं तो वो 5 साल बाद या 7 साल
बाद ऐसा रखते हैं, या हम इक्विटी जैसे कैपिटल लगाते हैं, कैश लगाते हैं, उस पे कोई इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो आपको जैसे, या फिर वो इंटरेस्ट जो कैपिटल है उसकी रीपेमेंट करनी हो तो वो आप 5 साल या 10 साल कुछ ऐसा टाइम करते हैं। तो गोइंग कंसर्न क्या होता है कि हम बिजनेस जो है इस हिसाब से करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है फ्यूचर में भी चलता रहेगा। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। एक दूसरा ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि आपके ने जो भी अपने जो प्रिंसिपल फॉलो किए हैं, मान लिया कि आपने कोई भी एसेट्स खरीदी थी, कोई भी आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है या मशीनरी खरीदी है, तो कंसिस्टेंसी मतलब आपके जो भी आप डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि आप उसको लगातार वही चीज कर रहे हो। जैसे आप कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग लेके आते हैं या मशीनरी लेके आते हैं तो उस पर आप डेप्रिशिएशन लगाते हैं। डेप्रिशिएशन मतलब एक नॉर्मल वियर एंड टियर कि 1 साल के बाद उस जो है पर्टिकुलर आपकी एसेट्स में ये चेंज होगा, तो वो आप एक ही रखो, या तो स्ट्रेट लाइन रखो कि एक फिक्स रेट से आप उसको राइट डाउन करते जाओ, या फिर रिटर्न डाउन मेथड से कि हर साल जैसे जितनी वैल्यू कम हुई उस पर डेप्रिशिएशन लगाओ। तो आपको रूल जो है ये नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करें कि हर 6 महीने में या हर 3 महीने में आप उन जो है रूल को चेंज करते जाओ। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि आपको एक यूनिफॉर्मिटी रखनी होती है, जितना ज्यादा हो सके अपनी अकाउंटिंग जो आपके रिकॉर्ड है उसमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न रखें। उसके बाद थर्ड पे आता है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है अक्रूवल। तो कैश क्या होता है आपका? कैश जो है कि जब भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ आप कैश में करेंगे। जैसे मान लिया आपकी परचेज हुई है, हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि परचेज करते हैं, सेल करते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में। तो परचेज करते हैं, परचेज आपकी 2 तरीके से हो सकती है, कैश पे या क्रेडिट पे। अब कैश बेसिस क्या बोलता है कि जो चीजें आपकी कैश में हुई है उन्हीं को लो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में, जो क्रेडिट पे है उनको छोड़ दो। तो अब कई बार ऐसा होता है कि हम परचेज करते हैं तो कुछ कैश में कर दें, कुछ क्रेडिट में। अब क्रेडिट ही है, कई बार मार्च में अगर जैसे हमने कुछ सामान मंगवाया और अगर हम उसकी पेमेंट अप्रैल में करते हैं तो कैश बेसिस ये बोलता है कि आप उसको नेक्स्ट ईयर में लेके चले जाओ, जो कि गलत है क्योंकि हमने वो जो है मार्च में कर ली, वो आपका पिछले अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है। तो कैश बेसिस पे जो है आपको ये बोला जाएगा कि जितना भी आप पेमेंट करते हो या जितना भी आप रिसीव करते हो वो कैश में करो, सिर्फ उनका ट्रांजैक्शन करो, जो आपने क्रेडिट पे लिया है उसको छोड़ दो। तो ये चीज जो हम अकाउंटिंग में फॉलो नहीं करते हैं। एक होता है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल क्या होता है कि मान लिया आपने कोई भी है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लीजिए, आपने मार्च में जो है कोई भी काम कराया है लेकिन आप उसकी पेमेंट करते हो अप्रैल में या मई में नेक्स्ट ईयर में, तो हमको ये जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो मार्च वाले अकाउंटिंग पीरियड में ही शो करने हैं, क्योंकि वो इस टाइम का खर्चा है, मार्च का खर्चा है, आपको अप्रैल और मई नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जाना। तो एक्रूवल बेस यही होता है। मान लिया आपने इस ईयर में सेल कर दिया, वो सेल आपकी क्रेडिट पे है और वो पैसा आपको नेक्स्ट ईयर में 2 महीने में 4 महीने में मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप उस सेल को नेक्स्ट ईयर में दिखाओगे। एक्रूवल बेस ये बोलता है कि जब आपके पास, जब भी आपने किसी को सर्विस दे दी है या सेल कर दिया है या परचेज कर लिया है, वो जिस ईयर के रिकॉर्डिंग है आप उसी ईयर में उसको शो करोगे। तो एक्रूवल कंसेप्ट जो है आपका ये बेसिक हो गया। उसके बाद आता है आपका बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होता है कि आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा होगा तो हमने एक चीज पढ़ी थी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो होती है कि जो अमाउंट प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, तो हम उस कैपिटल को भी लायबिलिटी मान के चलते हैं। मीन्स अगर आप वो पैसे इस बिजनेस में नहीं लगाते तो कहीं और लगाते, और कहीं और लगाते तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता। तो यहाँ पर जो है आपका बिजनेस और आप दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें इसलिए है क्योंकि आपने वो पैसा अगर वहां अपने पास से नहीं लगाया होता तो आप कहीं बाहर से लेके आते,
और अगर बाहर से लेके आते तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट देना होता इंटरेस्ट के तौर पे। तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी मतलब आपका बिजनेस और आप जो है दोनों सेपरेट हो, दोनों अलग अलग हैं, तो ये माना जाता है कि लायबिलिटी जो है वो बिजनेस के ऊपर बर्डन होती है। मतलब एक टाइम के बाद अगर कभी बिजनेस डिसॉल्व होता है तो वो बिजनेस को पे करना पड़ेगा विद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और समथिंग, जो भी उसका एंड में जो भी उसका रिजल्ट निकले। तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और उसका प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मनी मेजरमेंट। ये आपने जो है पहले चैप्टर में ही हमने स्टडी किया था बेसिक अकाउंटिंग फंडामेंटल में, कि हम अकाउंट्स में वो चीजें लेके चलते हैं जो आपका मनी से रिलेटेड है। मतलब आप टेबल लेके आते हो, फर्नीचर लेके आते हो, कोई भी चीज जो है आप परचेज सेल करते हो, तो आप एक पर्टिकुलर एक चीज जो है एक मॉनेटरी आइटम की उसमें एंट्री करते हो। मतलब आप एक ऐसी चीज लेके चलते हो यूनिफॉर्मिटी की, आप उन सब चीजों को उस जगह पे उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सको। जैसे डॉलर हो गया या हमारे इंडियन रुपीज हो गए, तो हम हर चीज की जो है कैलकुलेशन मनी मेजरमेंट जो पैसे के अकॉर्डिंग करते हैं। कि आप कुछ भी सामान लेके आए या कोई भी सामान आपने सेल किया है तो आप उसकी कैलकुलेशन जो है रुपीज में करेंगे। सिक्स्थ पे आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि आपको एक टाइम के बाद, हर कोई जानना चाहता है, चाहे कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, वो एक पीरियड के बाद जो है ये स्टडी करना चाहती है कि उसके बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो उसी के लिए ये अकाउंटिंग कंसेप्ट बनाया है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बनाया है। इसमें यह है कि आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अपने अकाउंट शो करने होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। जैसे कंपनी में या सोल ट्रेडर में या जो है पार्टनरशिप में आपके अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग पीएल बनता है, बैलेंस शीट बनता है, ताकि आपको एक टाइम के बाद ये पता चल सके कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और वो जरूरी भी है क्योंकि उसी से बिजनेस की पॉलिसी डिसाइड होती है। तो जनरली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ये ईयर डिसाइड कर रखा है कंपनी ईयर। वैसे कहीं कहीं पे जो है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आप देखेंगे कि क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या ईयरली है, लेकिन एक पीरियड के बाद आपको शो करना होता है। 7th पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट होता क्या है या कॉस्ट कंसेप्ट। तो अब जैसे आप कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं उसमें आप मान लिया 10 लाख की मशीनरी इन्वेस्ट करते हैं, तो कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आप इस मशीनरी को दिखाएंगे तो आप 10 लाख पे ही दिखाओगे। 10 लाख से आप उसको बढ़ा के या कम करके, तो जैसे डेप्रिशिएशन लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ईयर बाय ईयर कम होती चली जाएगी। तो आपको जो है बिजनेस में अगर वो मशीनरी दिखानी है तो आप इस ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाओगे, ना कि रिवाइज वैल्यू पे। अब उसके जस्टिफिकेशन में ये बात जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो ये चीज है कि आपके पास एक तो उसके खरीदने का, जब आपने परचेज की होगी वो मशीनरी, तो आपके पास वाउचर होगा। तो वाउचर से जो है आप टैली कर सकते हैं कि हाँ आपने 10 लाख की ही खरीदी होगी। तो इससे आपके बिजनेस में एक ट्रू और फेयर व्यू हो जाता है कि ऑडिटर को भी ये नहीं होता कि हाँ भाई इसने 10 लाख की ली होगी या नहीं ली होगी, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो दूसरा, फिर आपको अगर डेप्रिशिएशन लगाना है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप एक रेट फिक्स कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन या रिटर्न डाउन, जो भी आपने एक प्रैक्टिस फॉलो कर रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये कॉस्ट कंसेप्ट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट वो गलत भी है, क्योंकि अब देखो 10 लाख जैसे मान लिया आपने कभी परचेज की थी, सपोज आपने लैंड परचेज की थी 10 लाख की, अब आज वो अगर इंक्रीज होके मार्केट में उसकी वैल्यू 30 है या 50 लाख है तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट को कम शो करेगा, जो कि गलत है। तो अब ये जो कॉस्ट कंसेप्ट है वो जस्टिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार अगर किसी ऑडिटर को हम लेके आएंगे तो हर ऑडिटर के हिसाब से उस लैंड की जो है कीमत प्राइस अलग अलग होगा, तो दोनों में कोऑर्डिनेंस नहीं हो पाएगा। तो ये अपनी कॉस्ट कंसेप्ट जो है इस चीज को ऐसे जस्टिफाई करते हैं, लेकिन इसका एक मिसयूज ये है कि ये हमारा प्रॉफिट जो है कई बार कम शो करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो होता है कि इन्वेस्टमेंट या लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कुछ और होती है और हम शो कुछ और करते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट ये है कि जनरली जो होता है कि हम लैंड या बिल्डिंग या स्टार्टिंग में कोई प्लांट मशीनरी खरीदते हैं तो वो एक्चुअल कॉस्ट पे दिखाते हैं,
और उसके बारे में ये कहा गया कि अगर जैसे मार्केट वैल्यू अगर कभी रिवाइज करना हो तो आप नीचे एक फुट नोट दे दीजिए कि फिलहाल जो है इसकी प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू ये है, तो वो एक आपका डिस्क्लोजर भी हो जाएगा कि आपने बता दिया, लेकिन आपने बुक्स में जो है कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो किया है। ये चीज 8 पॉइंट आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे मैचिंग में ये है कि जब भी आप कोई सेल या परचेज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपने जो भी एक्सपेंस किया, जैसे सपोज आपने कोई भी सेल की है तो उसके रिगार्डिंग आपने सैलरी भी दी होगी, वेजेस भी दिए होंगे या कोई और कमीशन वगैरह भी दिया होगा, तो मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जहां पे आपने जिस चीज को पाने के लिए या कोई भी एक्सपेंस किया है तो वो उसी के अकाउंट से आप लेस करोगे, तो आप इसमें मैच करके चलते हैं। या जैसे फिर आपने जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपके जो आपको फर्दर आप इस ईयर पे ना करके अगले साल में पे करेंगे तो आपको वो उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में शो करने पड़ेंगे। मतलब आपको ईयर के हिसाब से भी मैच करना है, ऊपर से आइटम के अकॉर्डिंग भी मैच करना है कि परचेज के रिगार्डिंग कोई खर्चा किया तो वो परचेज से ही आपका रिलेटेड होगा, सेल के रिगार्डिंग कोई खर्चा तो आप उसको उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ले जाओगे। तो ये आपका मैचिंग कंसेप्ट हो गया। उसके बाद आता है ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है कि दोहरा लेखा। दोहरा लेखा मतलब हमारे अकाउंट्स में क्या चीज होती है कि जब भी आप कोई एक काम करेंगे तो वो दो जगह फर्क डालेगा। अगर किसी आइटम को आप डेबिट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा, तभी तो उन दोनों का बैलेंस बनेगा, तभी तो हमारा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट तैयार होगी। तो यहाँ पे ड्यूल एस्पेक्ट सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। जैसे हमने जो है अकाउंटिंग टर्म में स्टडी किया था कि एसेट्स जो है आपकी वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एसेट्स जो है आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अब यहाँ पे देखिए कि मान लिया आपने कैपिटल जो है 20,000 रुपए की 20,000 की इन्वेस्ट करी है तो आपके पास एसेट्स में यहाँ पे कैश आ गया होगा। और अगर आपने किसी और से जो है 5,000 जो है बोरो किए या किसी और से आपने 5,000 रुपए जो है ले लिए हैं तो यहाँ पे आपके क्रेडिटर आ गए 5,000 में और यहाँ पे फिर से आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा दोनों जगह पे। तो मतलब आप कोई भी एक काम करेंगे तो वो दूसरे पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा। जैसे आपने वही है कि कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के पास पैसा आया ना तो वो एसेट्स की साइड में आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा, उधर से कैपिटल आ जाएगी आपकी। आप सोचो फर्नीचर परचेज करते हो तो एसेट्स में आपके पास जो है फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर की एंट्री हो जाएगी, लेकिन वहीं से कैश भी तो कम होगा तो वो दोनों चीजें बराबर हो जाएगी। ऐसे ही कोई मशीनरी खरीदते हैं आप तो मशीनरी तो आ गई आपके पास लेकिन कुछ ना कुछ पेमेंट तो करी होगी, अगर पेमेंट नहीं करी होगी तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे प्लस हो गया फिर वहां पे प्लस हो गया। ऑटोमेटिकली होना क्या है कि ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस पे आपका जो है ड्यूल सिस्टम काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप किसी से कोई इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कोई बाहर का पर्सन आपकी कंपनी में आपके बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है तो वहां से आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो ये जो है ड्यूल एस्पेक्ट एक कंसेप्ट है, ये हर बिजनेस को फॉलो करना होता है। उसके बाद पॉइंट आता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन जो है आपका इसी से कहीं ना कहीं मैच करता है, ये जो है मैचिंग कंसेप्ट से। मैचिंग कंसेप्ट से रिवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे मैच करता है कि आपने जिस ईयर में आपने जो भी खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है या जो भी आपको मिलने वाला है आप उसी ईयर में उसको डिस्क्लोज करोगे। जैसे प्रीपेड रेंट होता है कि आपने जैसे अप्रैल मई का जो है अप्रैल मई का ये आपका नेक्स्ट ईयर का हो गया। आप अप्रैल मई का जो है रेंट स्टार्टिंग में ही मार्च में पे कर देते हैं तो एक्चुअल में तो ये जो है अप्रैल मई का नेक्स्ट ईयर में जाएगा ना, ये नेक्स्ट ईयर का हो गया।
तो आप इसको क्या करेंगे, हम प्रीपेड रेंट को एसेट्स मान के अपने बैलेंस शीट की जो है एसेट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि हमको अप्रैल मई में वो पे नहीं करना है। तो जब भी आपका कोई भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो उसी ईयर में आप रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू आपका रिप्रेजेंट करे। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन में इतना ही है कि बस हम जिस ईयर के रिगार्डिंग जिस भी परचेज सेल जो भी आप करते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी खर्चा होता है, कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट है या कोई प्रीपेड है, आप उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है एंट्री करेंगे। तो ये चीजें थी आपका कि गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, एक्रूवल है। फिर उसके बाद जो है आपका अकाउंटिंग पीरियड हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट हो गया, हिस्टोरिकल मैचिंग हो गया, ड्यूल एस्पेक्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो गया। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। इनमें जो है डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर वैसे भी आपको पता होना चाहिए। वो आपसे पूरा एक फुल क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गिव एनी एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कंसेप्ट। उसके बाद आते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है कि एक बिजनेस प्रैक्टिस होती है कि जिसे अवधारणाएं बोलते हैं, मतलब जो जनरली मान ली गई है कि ऐसा हम मान लेते हैं, वो सब उसको फॉलो करते हैं। जैसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आता है, कोई भी जजमेंट आती है, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो उसी तरह से ये कन्वेंशन है कि ये बिजनेस प्रैक्टिस पे बेस होती है आपका। तो कन्वेंशन 3 ही है आपकी। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, आप ट्रेडिंग बनाते हैं, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जैसे ईयरली ऑडिट होता है या हाफ ईयरली ऑडिट होता है, तो उसमें ये माना जाता है कि आप जो है अपने बिजनेस की सारी चीजें बताएंगे। सारी चीजें बताने का मतलब क्या होता है कि मान लिया, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई ऐसी लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट मतलब कि जो आपको पे भी करना पड़ सकता है और नहीं भी। मतलब आपका जैसे कोई लगा लो कि कोर्ट में केस चला हुआ है, वो आपका 5 लाख या 10 लाख का है, तो वो मैटर करता है आपके लिए। क्यों? अगर आपको एक टाइम के बाद अगर आप केस को हार जाते हैं तो आपको 10 लाख पे करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिलेगा, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो फुल डिस्क्लोजर मतलब कि आप उन जो आपके डिसीजन इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को या आपको खुद को, बिजनेस को जो है इफेक्ट करे, तो आप उनका डिस्क्लोजर दोगे। ऐसा मान लिया है कि ऑडिटर जब भी ऑडिट होता है तो हम कोई भी चीज जो है छुपा के नहीं रखते, मतलब आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट है, आपने उनके वैल्यू जो है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपने मान लिया बुक्स में जो है 10 लाख दिखाई है, लेकिन अभी मार्केट जो है फ्लक्चुएट हो रही है, आपको पता ही नहीं है कि हो रहा क्या है, डिफ्लेशन है या इन्फ्लेशन है, वो सब चीजें हैं। तो 10 लाख जो है आपको लगता है कि 5 पे भी आ सकता है या 15 पे भी जा सकता है। तो आप एक राउंड फिगर सा जो है इसके बारे में नीचे बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट का जो है हम क्या करते हैं कि वो जो कॉस्ट प्राइस है या फिर मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू है, जो भी दोनों में कम हो, हम उस पर शो करते हैं। तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी। तो ये एक कन्वेंशन है कि आप फुल डिस्क्लोजर करोगे। सेकंड पे आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या होता है कि कोई आइटम कितना जो है मेजर है और कितना माइनर है। मतलब कोई भी एक आइटम जो है वो आपके बिजनेस में कितना उसका रोल है, कितनी उसकी अमाउंट है। अब जैसे आपकी अगर जो आपका बिजनेस ही सपोज 1 लाख का हो, तो इस बिजनेस में आपकी कोई भी 10,000 की जो आइटम होगी, कोई भी आपके पास लगा लो स्टॉक है या कोई भी आपके टूल्स वगैरह हैं, तो 1 लाख में अगर 10,000 है तो ये मैटर करता है, क्योंकि ये इसका 10th पार्ट हो गया। अब यही अगर आपका बिजनेस मान लिया कि 10 करोड़ का है या 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ में 10,000 में भी इतना मैटर ना करे, तो आपको मटेरियलिटी क्या होता है कि जो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन को, कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई भी आपका क्रेडिटर है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है या कोई और शेयर होल्डर है, जो आपके डिसीजन को जो है इफेक्ट करे, तो वो चीज मटेरियलिटी में आती है। तो आपको करना क्या है कि आप उसकी अमाउंट देखोगे कि उसका कितना परसेंटेज। अब जैसे कोई कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर टूल्स का ही बिजनेस है आपका, तो उसमें टूल्स की वैल्यू
काफी होती है, क्योंकि टूल्स का जो बिजनेस होगा तो उस पर टूल्स मैटर करेंगे, क्योंकि वो स्पेयर पार्ट होते हैं। अब जैसे आपका कोई भी मारुति या वैसी कोई कंपनी है, स्विफ्ट है, तो उसमें टूल्स में भी मैटर ना करे, क्योंकि वो बनाती ही कार है। तो ये चीज है कि आप मटेरियलिटी का ध्यान करें, रखेंगे और वो चीज शो करेंगे। उसके बाद थर्ड है, इंपॉर्टेंट है काफी, अकाउंटिंग कन्वेंशन का जो थर्ड जो स्टेप है, थर्ड जो पार्ट है वो ये है कि कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि हमें पहले से बिहेव हो जाना, कि सावधान हो जाओ पहले से ही, जो भी आपका बिजनेस में लॉस होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एंटिसिपेटेड गेन होता है, या जो जिस गेन का आपको पता नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करके चलोगे। तो जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट आपकी जो है बुक में जो है 10 लाख है, और उसकी अगर मार्केट वैल्यू 12 लाख निकलती है, तो आप उसे जो है बुक वैल्यू पे ही दिखाओगे, क्योंकि आपको अभी तक मार्केट के इन्फ्लेशन का या डिफ्लेशन का कोई आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको बिजनेस में जो आपके एंटिसिपेटेड, जो पहले से आप फोरकास्टिंग करते हो किसी चीज की, जो प्रॉफिट होता है या गेन होता है, उसको इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन जो लॉस होने वाला है, जिसका आपको पता नहीं है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। इसके जैसे 2-3 एग्जाम्पल होते हैं। हम क्लोजिंग स्टॉक होता है या इन्वेंट्री होता है, उसके रिगार्डिंग हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी स्टडी किया था कि हम लोग जो है इसका वैल्यूएशन जो है कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो है, वो दोनों में से विच एवर इज लोअर, उस पे करते हैं। जो दोनों में से कम हो उस पे हम इसका वैल्यूएशन करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि जितना हमने उसका मार्केट प्राइस एस्टिमेट किया था वो उतने पे हमें मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होगा हम उस पे लेते हैं। सेम यही केस में हम बैड डेट्स का प्रोविजन लगाते हैं। बैड डेट्स प्रोविजन क्या होता है कि कोई आपका डेटर है, किसी ने आपको जो है कुछ अमाउंट देनी थी, मान लीजिए आप 10,000 देनी थी। अब उसने आपको एंड टाइम पे ये बोल दिया कि मैं 40% नहीं दूंगा। तो आप क्या, और आपको ये आइडिया है कि वो वहां से आपको 10,000 में से 6,000 या 7,000 कुछ ऐसा रिकवर होगा। आपको पहले से पता है उसका कि वो नहीं पे करने वाला। तो हम स्टार्टिंग में ही बैड डेट्स का प्रोविजन बना के चलते हैं। मान लेते हैं कि उतना हमें नहीं मिलेगा, 3,000 या 4,000। तो ये क्या होता है कि ये हमारा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस होता है कि आप पहले से ही सावधान हो जाओ जो आपको आपका एस्टिमेट लॉस लग रहा है। थर्ड जो होता है हमारे पास, जैसे भी कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है आपकी, कोई लास्ट कोई मुकदमा चल रहा है आपका, जिसका आपको पता ही नहीं है कि आप वहां पे हारोगे या आपको पैसा देना पड़ सकता है या जीतोगे, तो उसको हम ये मान के चलेंगे कि आपका कोई भी जो है मुकदमा दायर कर रखा है, लॉ सूट है कोई भी, तो आप उसका जो है एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके चलोगे। तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। मतलब पहले से आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि जो भी आपको एस्टिमेट लॉस होगा आपने उसका उस पीरियड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया है। तो कई बार आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि जो है कन्वेंशन क्या होती है, या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस बताइए, कन्वेंशन ऑफ जो है आपका मटेरियलिटी या फुल डिस्क्लोजर जो हमने पहले स्टडी की थी, उन सब चीजों आपको 3-4 टॉपिक दे देगा कि कंसेप्ट और कन्वेंशन दे दिया तो उनके बारे में पूछ लिया। 4 में से आपसे पूछ लेगा कि 3 आप इलेबोरेट करो, तो वो चीजें आप लोग कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कंसेप्ट में और कन्वेंशन में क्या फर्क है। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंसेप्ट एक होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग जिस पे बेस होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग करनी ही होती है। कन्वेंशन क्या होता है? आपका एक जर्नल एग्रीमेंट होता है। जर्नल एग्रीमेंट होता है, मतलब ये वो चीजें हैं कन्वेंशन जो मान ली गई है, जो आईसीएआई है या अकाउंटेंट्स जो है वो स्टडी करते हैं बिजनेसेस की, तो उसमें ये मान लिया जाता है कि ऐसी चीजें करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसकी जो है मेन सबसे पहले जो डिफरेंस होता है लीगल एक्सेप्टेंस। लीगल एक्सेप्टेंस मतलब कि आप जैसे भी किसी भी बिजनेस का कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हैं या कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कंसेप्ट होती है वो लीगली उनको माना
गया है ICAI से। और कन्वेंशन है ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जैसे बिजनेस की कुछ प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो अपना डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन से लेके जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो WDV से लेके जाते हैं। तो इनके बारे में बस एक ये जर्नल एग्रीमेंट होता है कन्वेंशन। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस होता है कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अब देखो ये कंसेप्ट है, इसके ऊपर तो हमारा पूरा अकाउंटिंग बेस ही होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कन्वेंशन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज एक बिजनेस के लिए मटेरियल हो सकती है या उसके लिए उसका फुल डिस्क्लोजर जरूरी होता है, दूसरे के लिए नहीं होता, तो इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। थर्ड पे आता है कि इफेक्ट ऑफ पर्सनल जजमेंट। कि पर्सनल जजमेंट क्या होता है कि किसी भी जैसे कोई ऑडिटर होता है, उसके हर एक बिजनेस के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से अलग अलग व्यू होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पर्सनल जजमेंट जब किसी को बायस करे, मतलब कि जो है आपस में ही डेलिमा प्रोड्यूस करे, तो वो चीज होती है। कंसेप्ट है जो पहले से लिखी हुई है, वहां पे कोई आपके डेलिमा की पोजीशन नहीं होती, कोई दुविधा नहीं होती है, हम एक स्मूथ फ्लो में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये एग्रीमेंट पे होता है तो यहाँ पे आपका पर्सनल बायस आ जाता है। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी होता है कि एक कंसिस्टेंसी होना, एक मतलब एक रूप होना किसी चीज का, कि इसमें कंसेप्ट जो है आपका वो स्टार्टिंग से ऐसे ही चली आ रही हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं। कन्वेंशन जो है आप अपना टाइम के हिसाब से या बिजनेस की जो भी आपकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज जल्दी हो सकता है। तो ये सब चीज जो है पूरा चैप्टर था जो अकाउंटिंग कन्वेंशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कंसेप्ट पे बेस्ड था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी जैसे अकाउंटिंग जो प्रोसेस होगी या जर्नल लेजर जो ट्रांजैक्शन होंगे वो इन्हीं सब चीजों थ्योरी पे बेस है आपका। तो होप सो आपको ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।